नमस्ते। आज की हिंदी की कक्षा में कक्षा 12 की हिंदी विशिष्ट की पुस्तक में सामाजिक समरसता पाठ पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, अब हम तुलसीदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ते हैं। तुलसीदास जी एक कवि, एक राम भक्त तथा एक समाज सुधारक तीनों रूपों में एक साथ मान्य है। तुलसीदास जी का जन्म संवत 1500 निवासी को उत्तर प्रदेश, जो कि वर्तमान में बांदा जिला कहलाता है, के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। ये जन्म तिथि उनकी प्रामाणिक जन्म तिथि नहीं है। जन्म तिथि के विषय में अनेक मतभेद है, फिर भी ये अपन जान लेते हैं। इनके माता पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम तुलसी देवी था। जन्म लेने के बाद प्रायः सभी शिशु रोया ही करते हैं, किंतु तुलसीदास जी ने जो पहला शब्द बोला वह राम था। अतएव उनका घर का नाम ही राम बोला पड़ गया। माँ तो जन्म देने के बाद ही दूसरे दिन चल बसी। पिता ने किसी और अनिष्ट से बचने के लिए बालक को चुनिया नाम की एक दासी को सौंप दिया और स्वयं विरक्त हो गए। जब राम बोला 5.5 वर्ष के हुए तो चुनिया भी नहीं रही। वह गली गली भटकते हुए अनाथों की तरह जीवन जीने को विवश हो गए। तुलसीदास जी का विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ। तुलसीदास जी के गुरु बाबा नरहरिदास थे, जिन्होंने उन्हें शिक्षा दीक्षा दी। इनका अधिकांश जीवन चित्रकूट, काशी तथा अयोध्या में बीता। तुलसीदास जी की भाषा शैली। तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के इतिहास के भक्ति काल के महत्वपूर्ण रचनाकारों में से एक हैं। भक्ति काल में 2 काव्य धाराएं व्याप्त थी। सगुण, जो अवतारवाद और ईश्वर के साकार रूप को मानते थे, और निर्गुण, जो निराकार ईश्वर को मानते थे। तुलसीदास जी सगुण काव्य धारा के राम भक्ति शाखा के कवि थे तथा यथास्वरूप उनकी रचनाओं में राम जी की भक्ति देखने को मिलती है। तुलसीदास जी की भाषा शैली के विषय में यदि बात करें तो वह लोक भाषा का प्रयोग करते थे। उनकी भाषा अवधी थी। उदाहरण के लिए रामचरितमानस एवं पार्वती मंगल इत्यादि। उन्होंने ब्रजभाषा को भी अपने काव्य में स्थान दिया, जैसे कि कवितावली में और विनय पत्रिका में। उनके काव्य में संस्कृत के शब्दों का भी पुट या यूं कहें झलक देखने को मिलती है। उन्होंने भक्ति रस को प्रधान स्थान दिया और साथ ही करुण, हास्य, वीर का भी प्रयोग अपने काव्यों में किया है। उन्होंने अलंकारों एवं छंदों का भी भरपूर मात्रा में प्रयोग किया है, जैसे उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि अलंकार एवं छप्पय, दोहा, चौपाई, सवैया आदि छंद। इसी क्रम में तुलसीदास जी का साहित्यिक परिचय इस प्रकार से है। हिंदी साहित्य में महाकवि तुलसीदास जी का युग सदा अमर रहेगा। वे भक्त कवि शिरोमणि थे। तुलसी ने लोक संग्रह के लिए सगुण उपासना का मार्ग चुना और राम भक्ति के निरूपण को अपने साहित्य का उद्देश्य बनाया। तुलसीदास जी का भक्ति मार्ग वेद शास्त्र पर आधारित है। गोस्वामी जी के साहित्य में
जीवन की सभी परिस्थितियों का वर्णन है। उन्होंने प्रत्येक काव्य में मानवीय संवेदना की अभिव्यक्ति की है। वे राम के अनन्य भक्त हैं। उन्हें केवल राम पर ही विश्वास है। राम पर पूर्ण विश्वास करते हुए उन्होंने उनके उस मंगलकारी रूप को समाज के सामने प्रस्तुत किया है, जो संपूर्ण जीवन को विपरीत धाराओं और प्रवाहों के बीच संगति प्रदान कर उसे अग्रसर करने में सहायक है। वास्तव में तुलसी प्रणीत रामचरितमानस भारतीय समाज को ही नहीं, अपितु संपूर्ण विश्व को सत्यम शिवम सुंदरम से पूर्ण सर्व मंगल के लक्ष्य की ओर अग्रसर करने में समर्थ है। तुलसीदास जी का साहित्य में स्थान इस प्रकार है बच्चों। युग दृष्टा गोस्वामी तुलसीदास जी भक्ति काल के प्रतिनिधि कवि हैं। रामचरितमानस गोस्वामी जी का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ रहा है। रामलला नहचु, वैराग्य सांदीपनी, परवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, दोहावली, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, रामशलाका जैसे महान ग्रंथों के प्रणेता करुणा के कवि तुलसीदास जी का साहित्य जगत में अनुपम स्थान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में सूर सूर तुलसी शशि उड़गुन केशव दास अब के कवि खाद्योत्सम जहता करत प्रकाश। इस दोहे में शुक्ल जी ने तुलसीदास जी को साहित्य जगत के चंद्रमा की उपमा प्रदान की है। तुलसीदास जी के जीवन परिचय के पश्चात बच्चों आइए अब हम केवट प्रसंग, जो कि सामाजिक समरसता का प्रथम भाग है, का भाव सारांश पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत कविता केवट प्रसंग संत शिरोमणि कवि तुलसीदास द्वारा रचित है। यहाँ पर कवि ने केवट की अनन्य भक्ति और राम का उस पर अनुग्रह मनमोहक प्रसंग के रूप में प्रस्तुत किया है। समाज की रचना एक संपूर्ण इकाई के रूप में निर्धारित की गई है, किंतु सामाजिक गतिशीलता के अंतर्गत अनेक व्यतिक्रम आते हैं। समाज के चिंतक और साहित्यकार अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से समरसता को सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं। भक्ति काल के कवियों में सामाजिक समरसता का स्वर अत्यधिक रूप से मुखरित हुआ है। कविवर तुलसी ने केवट और राम के प्रसंग में इस तथ्य को संवेदना के स्तर पर प्रकट किया है। अयोध्या के राजपुत्र राम केवट से जिस आत्मीय भाव से भेंट करते हैं वह एक बहुत ही भावुक दृश्य है। केवट के प्रेम से वशीभूत होकर राम ने सहर्ष अपने चरण कमल धुलवाए और केवट को प्रसन्न किया। केवट का भोलापन राम के हृदय को प्रसन्न करता है। केवट से उनका प्रेम समरसता का संदेश प्रदान करता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बच्चों अब हम सामाजिक समरसता के अगले भाग में महत्ता कविता का आनंद लेंगे, जो कि श्री मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित है। तो आइए अब हम सर्वप्रथम उनका जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। आपको मेरे द्वारा बताए जा रहे महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी कॉपी में लिखना होगा, जिससे आपको आगे अध्ययन करने में और अभ्यास करने में कोई असुविधा का अनुभव ना हो। तो अपना कॉपी पेन अपने पास में रखिए और महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखते जाइए। तो आइए अब आपके समक्ष प्रस्तुत है श्री मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय। इसी माला में प्रथम मणि, गगन में प्रथम नक्षत्र, उपवन में
प्रथम पुष्प का जो महत्वपूर्ण स्थान हो सकता है, वही वर्तमान हिंदी कविता में गुप्त जी का स्थान है। श्री मैथिली शरण गुप्त जी एक युग पुरुष के रूप में हिंदी में अवतरित हुए। उन्होंने हिंदी को अपनी प्रतिभा के स्पर्श से जो संजीवनी शक्ति प्रदान की तथा राष्ट्र की सुप्त चेतना को जगाकर उसे जो वाणी दी, उसी के फलस्वरूप वे जन जन के सर्वाधिक प्रिय कवि बन गए और उन्हें भारतीय जनता ने सच्चे हृदय से राष्ट्र कवि की महानतम उपाधि से विभूषित किया। भारतीय संस्कृति, भारत भारती हिंदी के एक निश्चित सेवक द्विवेदी युग की सर्वोत्तम विभूति राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त आधुनिक खड़ी बोली के लोकप्रिय कवि हैं। इनका जन्म सन 1886 में झांसी जिले के चिरगांव में एक संपन्न वैश्य परिवार में हुआ था। गुप्त जी की साधना और प्रभाव से चिरगांव वास्तव में ऐतिहासिक चिरगांव बन गया। गुप्त जी के पिता सेठ रामचरण दास राम भक्त तथा काव्यानुरागी थे। ये दोनों गुण गुप्त जी को पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त हुए थे। गुप्त जी की शिक्षा दीक्षा के बारे में जान लीजिए। गुप्त जी की शिक्षा दीक्षा घर पर ही संपन्न हुई। बचपन से ही इनकी कविता करने की प्रवृत्ति प्रकट होने लगी थी। छोटी अवस्था में अपने पिताजी की कॉपी में एक छप्पर लिखकर गुप्त जी ने कवि बनने का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया था। इनकी प्रारंभिक रचनाएं कलकत्ता के एक जातीय पत्र में छपी थी, किंतु आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आते ही आपकी रचनाएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगी। इनके कवि निर्माण में द्विवेदी जी का हाथ रहा। गुप्त जी पर गांधी जी का भी गहरा प्रभाव था, इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेकर कारावास की भी यात्रा की। अंतिम काल तक राष्ट्र सेवा एवं काव्य साधना में लीन गुप्त जी का 12 दिसंबर सन 1964 को स्वर्गवास हो गया। गुप्त जी की काव्यगत विशेषताएं इस प्रकार है बच्चों। गुप्त जी के काव्य में राष्ट्रीयता और गांधीवाद की प्रधानता है। इसमें भारत के गौरवमय इतिहास, अतीत के इतिहास और भारतीय संस्कृति की महत्ता का ओजपूर्ण प्रतिपादन है। गुप्त जी ने अपने काव्य में पारिवारिक जीवन को भी यथोचित महत्ता प्रदान की है और नारी मात्र को विशेष महत्व प्रदान किया है। गुप्त जी ने प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य दोनों रचना की। शब्द शक्तियों तथा अलंकारों के सक्षम प्रयोग के साथ मुहावरे का भी प्रयोग किया है। भारत भारती में देश की वर्तमान दुर्दशा पर शोक प्रकट करते हुए कवि ने देश के अतीत का अत्यंत गौरव और श्रद्धा के साथ गुणगान किया। भारत श्रेष्ठ था, है और सदैव रहेगा भाव इन पंक्तियों में गुंजायमान है। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल कहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। गुप्त जी की भाषा शैली इस प्रकार है। गुप्त जी खड़ी बोली के महान कवि हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, गुप्त जी ने काव्य में खड़ी बोली का सफल प्रयोग किया है। गुप्त जी के समय तक खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में स्वीकृति नहीं दी थी, किंतु गुप्त जी ने इसे पद पर प्रतिष्ठित करने का
गौरवपूर्ण कार्य किया। इनकी प्रारंभिक रचनाओं की भाषा पर ब्रज भाषा आदि का प्रभाव है, किंतु साकेत में कवि की संस्कृत निष्ठ भाषा का उत्कृष्ट उदाहरण मिलता है। इनकी भाषा अत्यंत सारगर्भित व सार्थक है। मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं एवं प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं बच्चों। गुप्त जी की रचनाओं का बड़ा विस्तार है। मौलिक तथा अनुदित रचनाओं में ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक, राष्ट्र प्रेम आदि सभी विषय भरे पड़े हैं। उनकी मौलिक रचनाओं में रंग में भंग, जयद्रथवत, भारत भारती, शकुंतला, पंचवटी, द्वापर, यशोधरा, साकेत, सिद्धराज आदि बहुचर्चित कृतियां हैं। गुप्त जी की कुल रचनाएं 3 दर्जन के ऊपर बताई जाती हैं। साकेत महाकाव्य उनकी स्थायी कीर्ति का प्रतीक है। तो आइए बच्चों, अब हम मैथिली शरण गुप्त जी की कविता महत्ता का सारांश पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत कविता महत्ता राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखित इस देशभक्ति से ओतप्रोत कविता में कवि ने भारतीयों के ओज, परोपकारिता एवं सभ्यता का वर्णन किया है। आधुनिक युग में मैथिली शरण गुप्त जी के काव्य में सामाजिक समरसता के प्रसंग सर्वाधिक हैं। वे हमारे अतीत को अपनी कविता में स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि हमारा अतीत पारस्परिक सद्भाव से ओतप्रोत था। भारतीय मृत्यु से भी अमरता के दर्शन करते थे। भारतीय सदा से ही शिक्षित और सभ्य रहे हैं। यद्यपि महाभारत का समर हुआ, फिर भी हम लोग विकसित हुए और यूनान जैसे देशों को भी हमने सभ्यता और प्रगति को देखकर अचंभित किया। भारत देवताओं के स्वर्ग से भी अधिक उन्नतिशील है। आइए बच्चों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम महत्ता कविता की पंक्तियां पढ़ेंगे तथा साथ ही उसका भावार्थ, उसके संदर्भ प्रसंग तथा काव्य सौंदर्य की भी चर्चा करेंगे। आप महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी कॉपी में लिखते जाइएगा। तो अब आपके सामने प्रस्तुत है महत्ता कविता की पंक्तियां। जो पूर्व में हमको अशिक्षित या असभ्य बता रहे, वे लोग या तो अज्ञ हैं या पक्षपात जता रहे। यदि हम अशिक्षित थे, कहे तो सभ्य वे कैसे हुए, वे आप ऐसे भी नहीं थे, आज हम जैसे हुए। संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियां महत्ता नामक शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी हैं। प्रसंग में यहाँ पर कवि भारत के प्राचीन गौरव का बखान करते हुए आज भी भारत को उच्च स्थान पर सुशोभित कर रहा है। उक्त पंक्तियों का भावार्थ समझ लीजिए। उक्त पंक्तियों में कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि जो लोग प्राचीन काल से ही भारत को असभ्य और अशिक्षित बता रहे हैं, वे या तो हमारी सभ्यता से अवगत नहीं हैं या फिर पक्षपात से ग्रसित होने के कारण ऐसा कर रहे हैं। यदि हम अशिक्षित थे तो वे फिर कैसे सभ्य हो सकते हैं, क्योंकि भारत से ही विविध प्रकार के ज्ञान अन्य देशों में पहुंचे हैं। हम जितने सभ्य और ज्ञानी आज हैं, वे लोग स्वयं पहले उतने सभ्य और जानकार नहीं थे। इन पंक्तियों में काव्य सौंदर्य इस प्रकार रहेगा बच्चों। भारत के प्राचीन गौरव का प्रभावशाली वर्णन किया गया है। अनुप्रास अलंकार की छटा है। महत्ता कविता की अगली पंक्तियां।
ज्यों ज्यों प्रचुर प्राचीनता की खोज बढ़ती जाएगी, त्यों त्यों हमारी उच्चता पर ओप चढ़ती जाएगी। जिस ओर देखेंगे हमारे चिन्ह दर्शक पाएंगे, हमको गया बतलाएंगे जब वो जहां तक जाएंगे। उक्त पंक्तियों में संदर्भ पूर्व के अनुसार ही रहेगा। प्रसंग इस प्रकार से है। कवि ने इन पंक्तियों में व्यक्त किया है कि जो जो प्राचीनता की खोज होगी, त्यों त्यों भारत की महानता का पता लगता जाएगा। इन पंक्तियों का भावार्थ इस प्रकार से है बच्चों। जैसे जैसे प्राचीनता की खोज होती जाएगी, वैसे वैसे हमारी उच्चता अर्थात श्रेष्ठता के प्रमाण मिलते जाएंगे। जहां भी वे लोग देखेंगे, भारतीयों के पद चिन्ह वहीं पर पाएंगे और संसार के सामने ये घोषणा करेंगे कि वे भारतीय वहां तक जा चुके हैं। उक्त पंक्तियों में काव्य सौंदर्य इस प्रकार से रहेगा बच्चों। भारत के प्राचीन गौरव का सुंदर वर्णन है। अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की छटा दर्शनीय है। महत्ता कविता की आगे की पंक्तियां इस प्रकार हैं। पाए हमी से तो प्रथम सबने अखिल उपदेश हैं, हमने उजड़कर भी बसाए दूसरे बहुदेश हैं। यद्यपि महाभारत समर्था मरण भारत के लिए, यूनान जैसे देश फिर भी सब वे हमने कर दिए। इन पंक्तियों में संदर्भ और प्रसंग पूर्व के अनुसार ही रहेगा बच्चों। उक्त पंक्तियों का भावार्थ देख लेते हैं। सभी देशों ने भारत के ऋषि मुनियों के सदुपदेश प्राचीन काल से ही सुने हैं। भारतीयों ने अपनी परवाह न कर परोपकार किए हैं और उजड़े हुए देशों को पुनः बसाया है। यद्यपि महाभारत का युद्ध एक प्रकार से भारत का सर्वनाश था, परंतु फिर भी हम पुनः स्थापित हुए और सभ्यता और प्रगति का पथ प्राप्त किया। यूनान जैसे देशों की सभ्यता भी भारत की ही देन है। भारत ने यूनान को सभ्य बनाने में अपना पूर्ण योगदान दिया है। इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य इस प्रकार रहेगा। भारत की दूरदर्शिता और परोपकारिता का वर्णन सटीक है। मानवीकरण का प्रयोग भारत के लिए किया गया है। महत्ता कविता की अगली पंक्तियां इस प्रकार है बच्चों। हमने बिगड़कर भी बनाए जन्म के बिगड़े हुए, मरते हुए भी है जगाए मृतक तुल्य पड़े हुए। गिरते हुए भी दूसरों को हम चढ़ाते ही रहे, घटते हुए भी दूसरों को हम बढ़ाते ही रहे। संदर्भ और प्रसंग। संदर्भ पूर्व के अनुसार ही रहेगा। प्रसंग देख लेते हैं। यहाँ कवि बता रहे हैं कि हमने गिरते हुए भी दूसरों को उठाया है तथा सब लोगों को हमने ज्ञान दिया है। उक्त पंक्तियों में भावार्थ इस प्रकार रहेगा बच्चों। कवि कहते हैं कि भारतवासियों ने बिगड़े हुए लोगों को सुधारा है। हमने स्वयं की हालत न देखकर मृत समान लोगों को जागृत कर जीने का सुख प्रदान किया है। गिरते हुओं को हम ऊपर चढ़ाते रहे हैं और स्वयं पीछे रहकर दूसरों को आगे बढ़ाते रहे हैं। इन पंक्तियों में काव्य सौंदर्य इस प्रकार रहेगा। विरोधाभास अनूठा है तथा दूसरों का भला करने की भावना बलवती है। अगली पंक्तियां। कल जो हमारी सभ्यता पर थे हंसे अज्ञान से, वे आज लज्जित हो रहे
अधिक अनुसंधान से। जो आज प्रेमी हैं हमारे, भक्त कल होंगे वही। जो आज व्यर्थ विरक्त हैं, अनुरक्त कल होंगे वही। संदर्भ पहले के भांति ही रहेगा। प्रसंग में यहाँ कवि ने भारतवासियों की उदारता का वर्णन किया है। यह आपका प्रसंग आएगा। इन पंक्तियों का भावार्थ इस प्रकार से रहेगा। अतीत में जो लोग हमारी सभ्यता पर हंसते थे, वे ही लोग आज हमारे अनुसंधानों अर्थात खोजों को देखकर लज्जित हो रहे हैं। जो देश आज हमारे मित्र हैं, वे भविष्य में हमारी प्रगति को देखकर हमारे भक्त बन जाएंगे। आज जो लोग हमें व्यर्थ का समझकर विरक्त कर चुके हैं, वे भविष्य में हमसे प्रेम करने लगेंगे। इन पंक्तियों में काव्य सौंदर्य इस प्रकार रहेगा। पहले बिंदु के अंतर्गत भारत की महानता का वर्णन किया गया है। दूसरे बिंदु में लिखेंगे अनुप्रास अलंकार का प्रयोग सुंदर है, तथा तीसरे बिंदु में विरोधाभास विरक्त और अनुरक्त में आएगा।